सलामती रहमत और करम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम एसए सीरीज को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है, कुछ एक दो रह गए हैं। वी विल कवर द कंपलसरीज एंड द इलेक्टिव्स एंड सिलेक्टिव्स ऑफ पीएमएस एंड सीएसएस एंड देन वी विल गो टू द पीपीएससी। एवरी पेपर ऑफ पीपीएससी वी विल कवर, पास पेपर, ठीक है। कोई 10-20 साल हम सारे पेपर पास कवर करेंगे, एनटीएस और उसके बाद सब पेपर, और मैट्रिक एफए बीए का सिलेबस और पास पेपर भी कवर करेंगे। जब सब्सक्राइब मोहसिन अकरम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा, मेरा भी जरा हौसला हो जाएगा उससे। ओके, काइंड्स ऑफ एसेज कौन कौन से होते हैं? बहुत कम लोग इन सब के बारे में जानते हैं। आप पूरा इंटरनेट स्क्रॉल कर ले, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो मेरी ये 8 साल जो लर्निंग है ना, उसका नतीजा ही है, ठीक है। those are 8 years which I've spent seeking for the striving for all these information and knowledge। मैं तो नहीं हो सका, अल्लाह करे आप हो जाए। भाई बात ऐसी है, गुजारिश ऐसी है कि जो ऐसे होता है ना, वो सवाल पढ़ के ही अंदाजा हो जाता है कि आपने इसके साथ क्या करना है। लेकिन खैर, आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए ताकि आपको पता हो जाए कि भाई दोस्त क्या करना है। डिस्क्रिप्टिव एसे की स्टेटमेंट बहुत इस तरह लिखी होती है, डिस्क्राइब करना होता है आपने उस चीज को। उसने आपने उस चीज को ना, डिस्क्रिप्शन क्या होती है? अगर कोई चीज होती है, एक दवाई है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है? यू बेटर नो अबाउट इट। उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई ये चीज इन इन चीजों से मिलकर बनी है और इन इन फायदों के लिए, ठीक है। और समटाइम्स डिस्क्रिप्शन में खानी कब कब है वो भी लिखा होता है। सो बिल्कुल इसी तरह आपने सवाल को टैकल करना है कि अगर कोई इस तरह का उसने, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ है, वो कभी भी लिखा नहीं होगा उधर, वो रिफ्लेक्टिव है, नरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, क्या, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, स्टेटमेंट पढ़ने। यार एक बंदा है जिसने सीएसपी बनना है, जिसने फॉरेन सेक्रेटरी बनना है, उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि नरेशन पूछ रहा है कि जो है ना वो आर्गुमेंटेशन पूछ रहा है। इतना तो बंदे को होना चाहिए ना, थोड़ा सा तो होना चाहिए। सो आपने उसको डिस्क्राइब करना, और आपकी सारे ऐसे के अंदर आपकी, जब आपने आपने सपोर्टिंग उसके पैराग्राफ बनाने हैं, सारे ऐसे के अंदर आपकी टोन डिस्क्रिप्टिव ही होनी चाहिए। आपका स्टांस, आपका पॉइंट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ना कि आर्गुमेंटेटिव। फिर नरेशन होती है। डिस्क्रिप्शन इज समथिंग और नरेशन क्या होती है? उसके बारे में बताना। डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताना और उसके फायदे नुकसान बताना। नरेशन इज स्टोरी सुनाई जाती है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक स्टोरी टेलिंग। तो आपने नरेशन करनी है। अगर वो आपसे कुछ स्टोरी जैसी टोन में कुछ, क्योंकि मैं जनरलाइज कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड। खुद बंदे को इतनी सेंस होनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है मुझसे, और फिर आपने उसको उस सेगमेंट में ले जाना है, नरेशन में, डिस्क्रिप्शन में, फिर आपने उस टोन में उसको आंसर करना है। तो अगर वो नरेशन पूछ रहा है तो इसने आपसे पूछा है कि भाई राइट डाउन अबाउट द बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ फलान थिंग, समथिंग XYZ। तो आप उसमें वो नरेट करना शुरू कर देंगे ना, पीछे से फिर आगे तक। एक्सपोजिटरी कैसे भी होता है? दिस इज अबाउट exposition to expound, open up that thing, ठीक है। अब वो एक ऐसी बात पूछ लेता है जो छुपी हुई है और उसको आपने खोलना है। your tone would be expository sort of tone, and during the entire writing you would be like this। फिर था persuasive। यहां पे persuasive और argumentative में आप अगले को, राइटर जो एग्जामिनर होता है, उसको आप परसुएट करते हो। ये नहीं कहना यू का इस्तेमाल, आई यू मी का इस्तेमाल नहीं होता ऐसे में, हम उसको डूज एंड डोंट्स देख लेंगे। तो उसमें आपने परसुएट करना है, उसको कायल करना है। और इतने आर्गुमेंट्स देने हैं इन दो हिस्सों में, आर्गुमेंटेटिव में भी आप और परसुएसिव में भी आप आर्गुमेंट्स देते हो, उसको कायल करते हो। फिर जी है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। वंस अगेन यहां पे भी आपने आर्गुमेंट्स देना है, और ये आर्गुमेंट्स सिर्फ आपने वन साइडेड नहीं देने, कंट्रास्ट भी करना है, द अदर साइड ऑफ द थिंग्स। ये पैरेललिज्म भी आप इसमें क्रिएट करेंगे। पैरेलली दोनों चीजों को, या पहले एक चीज को लेके चलेंगे तो दूसरी जो है ना वो बाद में दूसरी चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन पैरेललिज्म इसमें कंपेयर और कंट्रास्ट में आएगा। यू वुड हैव टू शो द बोथ ऑफ द फेसेस ऑफ द कॉइन। काज एंड इफेक्ट है। फिर ये कैसे की ये टाइप है, मतलब सुनामी आ गया, अब सुनामी याद हो गया, अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब पॉलिसी बना ली,
बना तो ली, व्हाट इज द इफेक्ट। तो आपने आपने जो है ना उस चीज की काज और इफेक्ट, आपने उस चीज को कंप्रीहेंसिवली, मतलब फिर अपने माइंड में आपने उस चीज को देखना है कि आपने उस चीज के दो पार्ट्स बना लेना है, एक में प्रोज एंड कॉन्स काज के देख लेने और दूसरे में आप बाद में इफेक्ट्स के देख लेने। फिर डेफिनेटिव होते हैं, डेफिनेशन से निकला है ना किसी चीज को डिफाइन करने में, ठीक है। तो आप इसमें उस चीज को डिफाइन कर दोगे, उसको खोल के रख दोगे, उसको उसको उसका बताओगे लिटरल मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग, सोशल मीनिंग, मतलब मीनिंग तो खैर आप नहीं बताओगे, लेकिन उस चीज को आप डिफाइन कर दोगे। आप उसके अल्फाज को जो है ना वो आप उसको खोल के रख दोगे। क्रिटिकल एसेज भी होते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। ये आमतौर पे नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक ऐसे क्रिटिकल होता है, वो आपके थॉट्स का क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो तो वो सिर्फ नॉलेज नहीं मानता, वो ऑलरेडी नो के 5 चीजें वो आपसे मांगता है साइमल्टेनियसली। अगर 5 में से कोई एक भी चीज मिस हो, क्या होगा? यू वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। रिफ्लेक्टिव एसेज भी होते हैं जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो किसी भी टॉपिक को, किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को, किसी भी प्रोसेस को। एनालिटिकल एसेज भी होते हैं मेरे दोस्त, आप एनालिसिस करते हो, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इस 10 कैटेगरीज के भी खिलाफ हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहता हूं जितने एसेज हों उसके उतनी ही टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं उसकी। So deal the essay according to the gist, according to the tone of that essay, according to the tone of the examiner। अगर वो सवालिया निशान लगाया हुआ उसने, और मेरा ख्याल यह है कि आपको फिर जवाबिया जो है ना वो स्टांस इस्तेमाल करना चाहिए।